तो आज कोशिश करेंगे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग और सारा पार्ट करने की, और अगर जल्दी हो जाता है और तो हम मॉनेटरी पॉलिसी भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि कल मैं आपको कोशिश करूंगा एंड में कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड फैक्ट्स बता दूं, ताकि वो भी आपका थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए। तो ये अगले आज का और कल का जो मेरा प्लान है वो यही है। सो दिस इज व्हाट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी फंडामेंटल पार्ट। बहुत से लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, और आज मैं आपको बहुत बिफोर स्टार्टिंग दिस, एंड दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, आप में से बहुत लोग फेस करते होंगे कि सर हम पढ़ रहे हैं और मतलब कंटेंट रिटेंशन लेवल लो है। जैसे अभी एक आई थिंक आपदा का भी यही सवाल था, उससे पहले वही एक सवाल था कि मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम है कि रिटेंशन बहुत कम है बहुत से सब्जेक्ट्स में। और मैं आपको उसका बेसिक रीजन, विदाउट नोइंग यू, विदाउट having much conversation with all of you, what I will say is that is because you have not read NCERT well. It may sound old school, मैं लेकिन जब तक आप NCERTs को प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे ना, आप ये मान के चलिए कि आपको चीजें वही है, आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, आप चीजें रट लोगे, आपका चलो प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, मान ली बात, आप अपने दुनिया भर के तिकड़म लगा के प्रीलिम्स निकाल लोगे, लेकिन जब मेंस में आंसर लिखने की बारी आएगी ना, देन यू विल फेस दिस प्रॉब्लम कि यू नो थिंग्स आर गेटिंग डेविएटेड, और वो रिटेंशन नहीं है क्योंकि फंडामेंटल क्लियर नहीं है। फंडामेंटल कहाँ से क्लियर होगा? फंडामेंटल एनसीईआरटी से ही क्लियर होगा। तो प्लीज एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, एंड टू एंड प्लीज पढ़िए उसे, किसी भी सब्जेक्ट का हो आप उसको, क्योंकि देखिए जब मैंने खुद 2 साल एनसीईआरटी में काम किया है, एंड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि हम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे या जब हम किसी एक चैप्टर को फाइनलाइज करते थे, देयर एक्सपर्ट्स बैठ के एक एक चीज की हमें उसमें बताना है कि हमें उसको किताब को इस तरीके से लिखना है कि बच्चे को समझ में आए, उसका कॉग्निटिव लेवल उसको दिखे, उसके कॉग्निटिव लेवल पे वो उस चीज को अब्सॉर्ब करे। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल्स लेवल पे वो चीजें शायद जब आप 6th में होंगे या 7th में होंगे, 8th में होंगे, 11th 12th में होंगे, 9th 10th में होंगे, तब शायद आपने इन चीजों को उस तरीके से नहीं देखा होगा। लेकिन अब आप जब दोबारा से उसकी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार दोबारा उन चीजों को पढ़िए और समझिए, सिर्फ पढ़िए नहीं। दूसरी जो एक गलती, एंड आई बिलीव 99% लोग ये गलती करते हैं, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं, वो सारे यूट्यूब चैनल्स भी इन्वॉल्व हैं। आई मे साउंड अ बिट हार्श टू मेनी, बट वो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन 99% लोगों को नहीं समझ आता एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है। एनसीईआरटी में अगर आप सिर्फ चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर वो समरी आ जाती है, एनसीईआरटी सब सारे एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है? एक तो ऑफ कोर्स आपको चैप्टर पढ़ना है, जो आप मिस करते हैं, जो बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं ना बहुत लोग बताते हैं, वो है उसके पीछे की एक्सरसाइज सॉल्व करना। उसके पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, उसके पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग है, प्लीज उसे सॉल्व करिए। क्योंकि जब आप वो सॉल्व करेंगे और फिर आप पीवाईक्यूज करेंगे, देन यू विल से थैंक यू टू मी। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो एनसीईआरटी से एज इट इज 6th 7th 8th क्लास के एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज इट इज उठा के जो उन्होंने मेंस प्रीलिम्स में पूछे हैं। सर लेकिन अगर एनसीईआरटी अगर लोग पढ़ लेते हैं मतलब पहले ही, तो फिर वो क्यों नहीं सॉल्व कर पाते? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया, फिर ये प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ रहा सर? पहले मतलब कितना पहले? सर जैसे कि 5 years पहले। सर तब आपने, ऑनेस्टली कहूं, तब आपने रटने के लिए पढ़ी थी, सवाल समझने के ऊपर आ रहा है। दैट जो 5 साल पहले 8 साल पहले जो आपने स्कूल में पढ़ी थी ना, दैट वाज फॉर योर मेमोरी। यस सर, रटा था सर, मार्क्स के लिए। वो मार्क्स के लिए पढ़ रहे थे ना, यहाँ तो समझ के लिए पढ़ना है, तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़ना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सर यूपीएससी क्यों टफ है, वो इसीलिए मैं क्यों कहता हूं, हम क्यों कहते हैं कि आप एनसीईआरटी दोबारा रिविजिट करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उसको आप समझ के पढ़ो। अगर किसी के 12th में 90% मार्क्स है, 95% मार्क्स है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट, बट द प्रॉब्लम इज आप वो 90% बताता है कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट क्लैरिटी को 90% अनफॉर्चुनेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। गलती आपकी नहीं है, गलती एजुकेशन सिस्टम की है। और यूपीएससी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए यूपीएससी का टॉपर 50% पे आ जाता है। सम रीजन ना, वो अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोबारा पढ़ो, दोबारा उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो, तब आपको वो चीज आएगी। और ये आप सब, मैंने जो कहा था ना, एनसीईआरटी हैज टू बी योर बेस्ट फ्रेंड,
this is how it has to be a best friend, that आपको उसको लॉजिकली एक्सप्लेन भी करते आना चाहिए, उसको सॉल्व भी करते आना चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीन विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अलाउ मी अ मोमेंट, मैं दूसरे उससे कनेक्ट कर लो इन केस कुछ डाउट्स हो किसी को। सर अभी मेरा डाउट बचा हुआ है। जी सर मेरा डाउट अभी बचा है, मैंने पूछा ही नहीं सवाल अभी आपसे। आप क्लास के बाद डाउट पूछ लीजिए। पूछ लेना, आप क्लास के बाद पूछ लेना, अभी सुहैब भैया ने बोला है ना। आप प्लीज Okay, क्लास के ठीक बाद, आई विल गिव टाइम टू ऑल ऑफ यू टू आस्क क्वेश्चंस, डोंट वरी। क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे। अलाउ मी वन मोर मिनट सो दैट मैं सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आज हम सिर्फ इकोनॉमी को हम बहुत फंडामेंटल लेवल पे देखेंगे। एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पार्ट इज नेशनल इनकम, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स। ये पहला चैप्टर होता है। ये आप चाहे जीएस की तैयारी कर रहे हो, आप मतलब यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में हो, आप कहीं भी किसी भी लेवल पे हो, इकोनॉमी अगर आपको जनरल स्टडीज के लिए पढ़नी है, सो दिस इज एक्चुअली the first and the foremost thing that you have to understand. Before that, I want to tell you one difference. Sorry. एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। अरे यार क्या हो रहा है इसमें? एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। मोस्टली क्या होता है, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम कह देते हैं हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, विच टेक्निकली इज रॉन्ग। यूपीएससी का सिलेबस कहता है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक्स जो टर्म है ये बहुत थियोरेटिकल है, और यहाँ पे आपको लॉज की बात होगी, यहाँ पे आपको थ्योरम्स की बात होगी, यहाँ पे आपको ग्राफ्स हैं। लेकिन हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम इसका एक तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पढ़ रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकली व्हाट इज दिस, प्रैक्टिकली व्हाट इज इकोनॉमी मीन्स। ये जो आप कंसेप्ट, जैसे मैंने इसीलिए कहा ना, जब आप उस कंसेप्ट को वहां पढ़ोगे तब आप देखोगे कि क्या चीजें उसकी अप्लाई हो रही है। मीन्स वी आर टॉकिंग हियर इकोनॉमी, इट इज द स्टडी, इट इज द साइंस, इट इज द आर्ट where you talk about movement of money, we talk about flow of money, but economy is the application, or it is the study of the system, or that whole thing that we have studied that in practice. Practice में वो क्या है, वो application क्या है, ठीक। तो इंडियन इकोनॉमी हमको पढ़नी है, आप ये ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स कई बार मिस जो टर्म है वो यूज गलत हो जाता है। हमें इकोनॉमी जो हमारे सिलेबस में है। दूसरी वार्निंग जो मैं आपको देना चाहता हूँ इस चीज से रिलेटेड थी कि पहले तो आप लोग इकोनॉमिक्स बोलना बंद करें, दूसरा आप उसे इकोनॉमी बोलें, और दूसरी बात कि मैं यहाँ पर जो मैंने हिस्ट्री में भी कहा था, ये मैं इकोनॉमी में भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट हियर टू मेक यू एन इकोनॉमिस्ट। मुझे आपको सिर्फ उतनी इकोनॉमी समझानी है जितनी कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। ओके, दैट्स इट। मतलब आप जब इन दो चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी तो आप इसको एक बहुत ही बेसिक लेवल पे देखना शुरू करेंगे, और आप उसके जो अनड्यू डेप्थ है ना उसमें नहीं जाएंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की, तो उसकी इकोनॉमी को समझने का पहला जो कह लिया जाए कि पैरामीटर है, मुझे अगर किसी की इकोनॉमी की स्टेटस समझना है, मुझे किसी की फाइनेंशियल कंडीशन समझना है, तो मैं कहूँगा वो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा उसकी इनकम क्या है। ऐसे ही जब हम किसी देश की बात करते हैं और इकोनॉमी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी हिस्ट्री में भी सुनाई थी। आई थिंक हिस्ट्री में नहीं सुनाई थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। हैव आई टोल्ड दैट हाउ वी केम फ्रॉम एम्पायर्स एंड हाउ इकोनॉमी बिकेम इंपॉर्टेंट? कैन एनीवन? नो सर। सर आपने बोला था क्लास के एंड में आप बताएंगे, फिर भूल गए शायद।
नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि कैसे जो है ये इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हो गई, कैसे पैसा इंपॉर्टेंट हो गया नहीं दुनिया सर। के लिए। बताई थी ये स्टोरी, नहीं बताई थी? नो सर, यू डिडंट टोल्ड। ओके, एक कहानी सुनो, चलो दैट इज गुड। ये तो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन आपको सवाल ये है ना कि हमने तो लेट्स गो बैक 10,000 ईयर्स पीछे, 10,000 बीसी में हम जाते हैं। 10,000 बीसी के आसपास हमको ये समझ में आता है कि आइस एज खत्म होती है ग्रेजुअली, उसके बाद इंसान बाहर निकलता है और वहीं पे कहीं एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई होगी, यू कैन अज्यूम दिस। उससे पहले हम क्या थे? उससे पहले हम हंटर गैदरर थे। हम अपने खाने के लिए भटक रहे थे। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू विल अर्न योर फूड। सो पहले हम खाने के लिए भटक रहे थे, फिर करीब 10,000 बीसी के बाद जब आइस एज खत्म हुई तो हमने देखा कि क्या होता है वहां पे, इंसान एग्रीकल्चर की शुरुआत वहीं कहीं होती है और इंसान अपना खाना खुद उगाने लगता है। तो ग्रेजुअली हम हंटर गैदरर से क्या हो जाते हैं, सेटलर हो जाते हैं। अब सेटलर हो जाते हैं, एक जगह रुकना शुरू किया इंसान ने, कल्टीवेशन शुरू किया। मतलब जितना ज्यादा किसी के पास, जितना ज्यादा एरिया में कोई कल्टीवेट कर लेगा, उसका मतलब है उतना ज्यादा उसने क्या करना है, उसके पास फूड सिक्योरिटी होगी। अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? क्वेश्चन था फूड सिक्योरिटी का। इमेजिन अर्ली मैन जो है, फिर उसने ग्रेजुअली, अच्छा यही हर किसी ने क्या किया, हर कोई अपना अपना छोटे 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 सेटलमेंट बनाए। सेटलमेंट बनाते बनाते क्या होता है, सेटलमेंट एक्सपेंशन होता है, और यही आगे, यही सेटलमेंट जब बड़े होते हैं तो यही आपको बनने लगते हैं क्या, एम्पायर। रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस, हम इनकी बात करने लगते हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन आप देखेंगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये क्या थी? ये एम्पायर्स थे। इनका फोकस क्या था? इनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी जिसपे खाना उगा रहे थे ताकि ये फूड सिक्योरिटी अचीव की जा सके। और कहीं ना कहीं एम्पायर थे तो एम्परर भी हुआ, और एम्परर की जो प्रेस्टीज थी, अब वो क्या हो गई, वो किससे एसोसिएटेड हो गई? वो एसोसिएटेड हो गई लैंड से। कि जिस एम्पायर के पास, जिस एम्परर के पास जितनी जमीन होगी, जिसका साम्राज्य जितना बड़ा होगा, वो उतना बड़ा बादशाह, वो उतना प्रेस्टिजियस बादशाह, वो उतना हाई लेवल बादशाह। ठीक, अब क्या हुआ? इसी की वजह से दुनिया में क्या शुरू हुआ? इन्वेजन और एक्सपेंशन। अब क्या करने लगे लोग? एक दूसरे से लड़ने लगे कि मुझे जमीन ज्यादा चाहिए, मुझे जमीन ज्यादा चाहिए। लड़ना शुरू कर दिया, इन्वेजन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, हर कोई करने लगा। पर्शियंस ने क्या किया? एक्सपेंशन किया। अलेक्जेंडर क्या कर रहा था? एक्सपेंशन कर रहा था। अशोका क्या कर रहा था? एक्सपेंशन कर रहा था। हुन्स, कुशान्स, अरब, टर्किश, सब ने क्या किया? सबने एक्सपेंशन किया। क्यों? सबको ज्यादा जमीन चाहिए थी। और कभी हिस्ट्री में पूछा जाएगा आपसे, या ऐसे भी इन जनरल इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इंडिया के ऊपर इतने इन्वेजन क्यों हुए? सर क्वेश्चन था फूड सिक्योरिटी का। क्योंकि अगर आप गंगा यमुना का दोआब से लेकर गंगा ब्रह्मपुत्र पूरा रिवर सिस्टम देखेंगे, या आप इंडस वैली का रिवर सिस्टम देखेंगे, तो ये दुनिया की सबसे जरखेज जमीन थी, अभी भी है। ये दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड था। मीन्स इसके ऊपर अटैक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, क्योंकि हर किसी को क्या करना था? फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी, और यही चलता रहा। फिर क्या हुआ? अरब, टर्किश, हर किसी ने इन्वेजन किया, हर कोई एक्सपैंड कर रहा था। यूरोप में भी हर कोई एक्सपैंड कर रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सबने बोला यार सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें जमीन। कोलोनियलिज्म क्या था? कोलोनियलिज्म भी तो एक तरीके का एक्सपेंशन था, और ये चलता रहा। हर राजा, हर बादशाह, हर किसी को अपनी जमीन से लगाव था, उस जमीन से, क्योंकि वो जमीन आपको एक सेंस ऑफ, तो समाज में या दुनिया में लोगों में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सेंस ऑफ प्रेस्टीज, अगर मैं कहूं कि किसी को देखना है, किसी की प्रॉस्पेरिटी देखनी है, तो उसके पास जमीन कितनी है, उसके पास जमीन कितनी है। आप हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ते हैं गौधन का। आर्यंस, क्योंकि वो यू नो कैटल, वो शेपर्ड्स थे, वो कैटल रियरिंग करते थे, तो उनके लिए उनका प्रॉस्पेरिटी किससे था? कि आपके पास कैटल कितना है, गौधन कितना है। लेकिन दुनिया भर में क्या हुआ कि आपके पास जमीन कितनी है, और ये चलता रहा। ये कब तक चलता रहा सर? ये 1945 तक चलता रहा। टू बी वेरी प्रिसाइज 1944 तक चलता रहा। वर्ल्ड वॉर 1 भी इसी का एक तरीके से एक्सपेंशन था। कोलोनियलिज्म भी यही था। वर्ल्ड वॉर 2 भी यही था। क्या करा हिटलर ने? पोलैंड पे एक्सपेंशन कर दिया, इन्वेजन कर दिया। हर किसी को यह था, हर किसी के अंदर एक भूख थी कि मेरा एम्पायर सबसे बड़ा हो, और उस टाइम पे था भी। जो राजा के पास जितना बड़ा एम्पायर होगा वो उतना महान माना जाता था। ये 1945 तक चला। 1944 में एक मीटिंग होती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तब जर्मनी और जापान जो है वो बैकफुट पे थे ही, मोर और लेस। और यहाँ पे एक मीटिंग होती है ब्रेटन वुड्स में, अमेरिका में। और यहाँ तय होता है कि देखो अब
ये बंद करो, ये एक्सपेंशन से बहुत तबाही मच रही है दुनिया भर में, बहुत इससे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है एंड ऑल। लेकिन ये तो तय करना था ना कि किसी भी कंट्री या किसी भी देश का या किसी भी एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी, उसका प्रेस्टीज कैसे तय किया जाएगा। उसने बोला इससे तय नहीं होगा कि उसके पास जमीन कितनी बड़ी है, अब इससे तय होगा कि उसकी जेब में पैसा कितना है, उसकी जीडीपी कितनी है। इसीलिए आप 1945 के बाद देखें मोर और लेस डीकोलोनाइजेशन होता है, और मोर और लेस एक्सेप्शंस हैं ऑफ कोर्स, हर जगह एक्सपेंशन होता है, एक्सेप्शन होता है, लेकिन मोर और लेस दुनिया का मैप जो है ना वो फ्रीज हो गया। थोड़े बहुत यूरोप के अंदर थोड़ा बहुत हुआ, एशिया में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वैसे आप देखोगे तो नए मुल्क बहुत कम बने। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन खत्म हो गए। मतलब एक्सपेंशन करने के लिए आपको किसी पे अटैक करने की जरूरत नहीं, आप उसकी मईशत को, आप उसकी अर्थव्यवस्था को, आप उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लोगे। आप तो अब 1945 के बाद ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई और ये सारे आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो वो भी वहां डिस्कस हुआ था, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सब इसी कॉन्फ्रेंस से निकल के आते हैं। WTO लेटर हुआ, लेकिन WTO का बहुत अर्लियर वर्जन ITO वहीं पे डिस्कस हुआ था, वो तब एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ये सारे वहीं से निकल के आए कि अब किसी भी देश की जो प्रॉस्पेरिटी है वो इससे चेक नहीं होगी कि उसके पास कितनी जमीन है। अब एक देश की, एक मुल्क की प्रॉस्पेरिटी इस पर डिपेंड करती है कि उसकी जेब में कितना पैसा है, उसकी GDP क्या है, उसकी नेशनल इनकम क्या है। एंड दैट इज व्हाई इन मॉडर्न वर्ल्ड post 1950s economy have become important and every country is running toward betterment of their economy. उससे पहले कोई इस पर इतना ध्यान नहीं देता था, तो इसीलिए इसके अंदर जो है ना ज्यादा कुछ थियोरेटिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा 1930s तक नहीं हुआ। लेकिन जब दिखने लगा कि यार ये सारी चीज, अब आज के टाइम पे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, एक है जापान, एक है रशिया। कौन ज्यादा आपके नजर में प्रॉस्परस है? सर जापान तो टेक्नोलॉजी के मामले में, रशिया तो डिफेंस के मामले में सर। नहीं, जापान ओवरऑल प्रॉस्परस है क्योंकि जापान की GDP रशिया से बेटर है। ओके सर, यस। ठीक है, लेकिन अगर ये मैं 1950s की 1900s की बात करूं या 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की बात करूं तो रशिया वाज अ बिगर एम्पायर। क्यों? क्योंकि रशिया के पास जमीन ज्यादा थी। जापान इज बेटर, व्हाई? बिकॉज इट्स इकोनॉमी इज बेटर। दैट इज व्हाई नाउअडेज आप UPSC में भी देखोगे ना, इकोनॉमी के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। ऑन एनी डे 18 to 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इकोनॉमी से आएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, सो दिस इज द होल स्टोरी। अब समझ में आया? पहले जमीन, और आज भी देखो इनहेरेंट तो जमीन से लगा हुआ है ना। इनहेरेंट क्या मतलब कहना चाहिए कि हमारे अंदर बसा हुआ क्या है, हमारे DNA में क्या है कि जमीन, एक एक जमीन नहीं छोड़ता इंसान, भाई भाई लड़ जाता है इंच पर जमीन के लिए। किसने सिखाया कि जमीन इतनी इंपॉर्टेंट है? ये नेचुरल। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ कि हम हंटर गैदरर थे, दिस इज सम ऑफ द ट्रैक, लेकिन हम हंटर गैदरर थे और मैं मतलब जस्ट फॉर फन, जो नॉन वेजिटेरियंस थे वो हंटर थे और जो वेजिटेरियंस थे वो गैदरर थे। और लेकिन आज भी द बेस्ट फ्लेवर दैट यू हैव नो एंड दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट फ्लेवर इज समथिंग कॉल्ड एज बारबेक्यू और समथिंग कॉल्ड एज जो आप सीधा आग में पका हो। पता है क्यों? क्योंकि जब, जैसा हिस्टोरियंस कहते हैं, जैसा आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि शायद जो पहला टेस्ट इंसान की जबान पे पड़ा वो सीधा जो वो रॉ मीट जब आग में गिरा और वो पका तो वो ज्यादा टेस्टी हुआ। सो बेसिकली वो जो टेस्ट है ना मतलब सीधा आग में पके हुए खाने का, वो हमें हमेशा अभी भी अच्छा लगता है। किसी ने आपको बताया नहीं, आप आम जिसने कभी कुछ नहीं खाया ना, छोटे बच्चों को भी देखो तो उसे वो जो है तंदूर में लगा हुआ आइटम अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वही पहला टेस्ट था जो इंसान की जबान पे पड़ा एंड इट हैज lived across centuries, across millenniums. तो ऐसी जमीन है आज के टाइम पे। ठीक है, एक इंसान का करोड़ रुपया भी होगा ना, वो आधा बीघा जमीन के लिए लड़ जाएगा क्योंकि वो उससे ज्यादा जमीन खरीद सकता है, लेकिन वो लड़ेगा उसके लिए क्योंकि यही इनहेरेंट रहा, यही इंसान इसी से ग्रो करा, इसी से एम्पायर बने, इसी से शहर बने, गांव से शहर से एम्पायर। यही आप देखोगे अपनी इंडियन हिस्ट्री में देखोगे तो पहले छोटे छोटे सेटलमेंट थे, फिर क्या हुआ, फिर
ग्राम आया, फिर जना आया, फिर जनपद आया, फिर महाजनपद आया, फिर साम्राज्य आया। यही तो डेवलपमेंट हुआ। कैसे हुआ? जमीन, मौर्यन एम्पायर क्यों स्ट्रांग था? क्योंकि उसके पास जमीन अच्छी थी, उसके पास फर्टाइल लैंड था, जिससे वो अपनी आर्मी को फीड कर सकता था, जिससे कि वो आर्मी जो है आगे एक्सपेंशन कर सकती थी। लेकिन अब कहानी उल्टी है। अब चेंज हो गया। अब जो झगड़ा है वो झगड़ा किसका है? वो झगड़ा इकोनॉमी का है। अब झगड़ा जो है वो ये बताता है कि भाई साहब, जितना भी आपके पास पैसा है ना, वो मैटर करता है कि आपकी समाज में कह लीजिए, आपके माशरे में कह लीजिए, या अगर किसी देश की आप बात करेंगे तो दुनिया में उसको कैसे देखा जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसके पास पैसा कितना है। और यहीं से किसी भी देश की नेशनल इनकम को समझना जरूरी हो जाता है। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ट्रांजिशन समझ में आया? कहानी समझ में आई कि चल क्या रहा है? यस सर। यस सर। So, who will tell, even in chat you can say, what is economy? Who will define what is economics? बहुत से लोगों ने पढ़ रखा है। सर जो कम रिसोर्सेस में अच्छे से यूटिलाइज कर ले उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। नहीं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और मनी, वेरी गुड, मनी इज इकोनॉमी। Sir, economics is study of choices. Related choices in what context? सर ये भी Sir, कह सकते हैं economy कि is practical. One by one, please. Sir, economics is subject and economy is practical. Now I'm asking what is economics? Very simple. Economics is subject which tells about all the economy. वाह, सर स्टडी ऑफ कैपिटल सर स्टडी सर, ऑफ आप- माइक्रो एंड सर वो मैक्रो भौगोलिक इकोनॉमिक्स। क्षेत्र Economic जहाँ defined as सभी the आर्थिक study of क्रियाएं capital. घटित होती हैं उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। वो भौगोलिक अर्थव्यवस्था। क्षेत्र जहाँ सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं। या फिर जो लेकिन कि मेरा- सभी मेरा- फाइनेंस से रिलेटेड हो। सर इस प्रकार जैसे अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है मैं जबकि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पूछ रहा हूँ। मैं अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र- धन या वित्त से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं। सर इकोनॉमिक डिफाइंड द स्टडी ऑफ कैपिटल। सर मईशत, बजट और क्या कहते हैं फायदा। मईशत क्या है? मईशत इकोनॉमिक है क्या, जो हम कैसे कमाते कैसे हैं। उसको डिफाइन कैसे करेंगे? जो पैसा हम मतलब कमाते हैं उसको सर बस जहाँ अंदाज। पर वस्तु और Yes, सेवा का someone, उत्पादन Hira उपभोग- Parveen has given a good, very well Sir, book वाली definition दी है, which is Excuse me, production, sir. distribution, consumption of goods and services. Very good. द स्टडी ऑफ कैपिटल सर। Capital. As we know, the eco means capital and nomi means study. So the combined means is the study of capital. Which capital? यही तो समझ में आया, The बताइए। economy is a system that help to produce goods and services and enable people to earn their living. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक So है। capital like investment, deployment, employment, per capita income, national income. ये तो कैपिटल का हुआ, नेशनल इनकम कैपिटल का हो गया। Sorry, national income. Sir, the economy means the Sir, economy means economic activities that we study in it. Okay, okay. Allocation of scarce. sir, resources. economy means हाँ जी बताएं। it's a use of resources ठीक है। which gives profit or loss. No. वही सर, कम खर्चा और ज्यादा पसंदाज करके रखा जाए। ठीक है, चलें। अब मैं बोलता हूँ। ठीक है, आप सबने बोला, कुछ सही था, कुछ इरेलेवेंट था, बट ठीक है, गुड। ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग, दैट इज गुड। तीन चीजें होती हैं, एक होती नीड, एक होता है वांट, एक होता है डिमांड। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, वही आ रहा हूँ। दिस इज मोर नो स्पेसिफिक। गुड। नीड मतलब होती है जरूरतें, बेसिक जरूरत, यानी कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जिसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। ख्वाहिशातें जो होती है ना, ये होती है ख्वाहिश, वांट, एंड दीज आर इनफाइनाइट।
इंसान की जो ख्वाहिश है ना, जो उसकी वांट्स है, वो क्या है, वो इनफाइनाइट है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दुनिया में, वो क्या है, वो लिमिटेड है। दुनिया भर में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या है, वो लिमिटेड है। इकोनॉमी इज द स्टडी, और रादर इट इज द मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट साइंस स्टडिंग that how to satisfy these infinite wants with limited resources, how to satisfy unlimited wants with limited resources. That अब इसमें अब कुछ भी डाल दीजिए अब आप इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी, अब इसमें जो डालना, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे आपकी, हमारी, पूरे इंसान की जितने जितने इस दुनिया में लोग हैं और जो आएंगे, उनकी भी क्या है, उनकी भी जो ख्वाहिशातें हैं वो क्या है, वो अनलिमिटेड हैं। लेकिन जो दुनिया भर में रिसोर्सेज है, अब चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, जितनी चीजें हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज से, इन लिमिटेड रिसोर्सेज से इन इनफाइनाइट वांट्स को बैलेंस किया जाए, दैट इज व्हाट होल इकोनॉमी इज ऑल अबाउट। क्लियर? सर एक बार रिपीट कर दो। Economics is the study of, okay, or you can say it is the science of balancing unlimited wants with limited resources. ठीक, यही देश में है ना। क्यों सरकार इतनी सरकार कुछ सेक्शन के लिए तो लेके आता है, रिसोर्सेज लेके, स्कीम्स लेके आती हैं, कुछ के लिए नहीं होता है, कुछ हर कोई हर स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि सरकार कह रही है यार हमारे पास रिसोर्सेज इतनी है कि हम इन पर्टिकुलर लोगों को ही जो है वो उससे उनकी जरूरतें ज्यादा हैं, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं को जो है वो क्या कर पाएंगे, इन्हीं को जो है हम ये प्रोवाइड कर पाएंगे। क्योंकि क्या है, चाहिए तो सबको, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई किया किसको सबसे ज्यादा चाहिए, कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, उनके लिए वो स्कीम बन जाती है। बेसिक यही है, यूटिलिटी का कंसेप्ट है कि उसकी उस पैसे को खर्च करके या उस स्कीम को लाके सबसे ज्यादा एक्चुअल फायदा किसको होगा, ये उसके लिए आप कह सकते हो डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन यहाँ पे डिमांड तो अनलिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है। सो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो बैलेंस है, यही इकोनॉमी है। अब एक देश के अंदर, एक किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर मैं ब्रॉडली कहूं तो दो चीजें हो रही हैं, एक हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक हो रहा है सर्विसेज। ठीक, अब मैं कहूंगा कि क्योंकि मुझे तो अब ये देखना है ना कि किसी भी देश की जो पोजीशन है, उसकी सिस्टम है, वो क्या है, वो कैसी है, और उसको देखने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि उस देश की इनकम कितनी है। तो मैं देखूंगा कि किसी भी देश में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में, यानी कि टाइम 0 से T1 के बीच में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हुआ। आई एम कमिंग टू दैट, फाइन। अच्छा हाँ यार, मोबाइल पे देख रहा हूँ, सो सॉरी। ये लो, अब ठीक है। So this is, first of all, what is the meaning of this? This is the total value of final goods and services produced in a particular period. एक टाइम 0 से, एक हम देखेंगे, एक टाइम फ्रेम लेंगे कि T0 से T1 के बीच में क्या हुआ, कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, और इससे हम देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो ब्रॉडर टर्म्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़े लेवल पे वो क्या ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इन्फ्लेशन कितना है, जीडीपी कैसा है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन यानी कि एक इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, उसमें से क्या वो एक्सपोर्ट कर रही है, क्या वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, कितना उसको डोमेस्टिक मार्केट कंज्यूम कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से इनकम, यानी कि लोग कमा कितना रहे हैं, उस कमाने में लोगों के पास सेविंग्स कितनी है, सेविंग्स है तो कुछ हिस्सा लोग क्या करते हैं, आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका एक हिस्सा आप क्या करते हैं, आप सेव करते हैं, दूसरा हिस्सा आप क्या करते हैं, दूसरा हिस्सा आप खर्च करते हैं। तो लोगों का खर्चा कितना है, ठीक है, लोगों की सेविंग्स कितनी है,
इस पूरे प्रोसेस में, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम इसको कैसे मेजर करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं एनुअली, एक साल के अंदर क्या दिख रहा है, एक साल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, कितना गुड्स है, कितना सर्विसेज है। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स जो है वो हम कैसे समझेंगे, ओके, गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स जो होते हैं वो टैंजिबल होते हैं। टैंजिबल यानी कि जो दिख सकते हैं, ठीक है, जिसको आप फील कर सकते हो, जैसे पेन है, ये लैपटॉप है, या ये मोबाइल फोन है, ये क्या है, ये दिख रहा है। लेकिन सर्विसेज क्या है, वो इंटैंजिबल है। इंटैंजिबल मतलब वो दिखाई नहीं देती है। जैसे आपको अपना मोबाइल का जो नेटवर्क है वो दिखाई नहीं दे रहा, वो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ पढ़ाने का, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। सो what is this, these are all services, this you cannot see this, I don't have a product, a physical product कि यार ये लो, ये है इकोनॉमी, लो इसे कंज्यूम कर लेना तो मैं इकोनॉमी समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। I have to teach and that is what services, ठीक है। इसको मेजर करने के, किसको, इकोनॉमी को, नेशनल इनकम को मेजर करने के, इसके डिफरेंट एग्रीगेट्स को मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे बेसिकली चीजें होती हैं। सबसे पहले इसमें होता है जीडीपी, सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जीडीपी की। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि ये प्रोड्यूस कहाँ हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब कहाँ पर ये प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं बिल्कुल बुकिश डेफिनेशन बोलूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज the sum total, or it is the total monetary value of all goods and services produced within the domestic territory of a country in a given period of time, usually 1 year. NCERT क्लास 11th 12th में मिल जाएगा, रिपीट करने का मत बोलो। लेकिन ये बताता है कि ये वेयर, ये प्रोडक्शन हुआ कहाँ है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा मैप आता है, हमारा सी कोस्ट आता है, सी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक हमारी टेरिटरी है, वो आएगा। इंडिया की जितनी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, वो आएंगे। इसके अलावा जो भी हमारे एयरक्राफ्ट और शिपिंग वेसल्स देश से बाहर हैं, लेकिन वो क्योंकि वो हम ओन करते हैं तो वो आएंगे। इसके अलावा आता है हमारा EEZ, किसी भी कंट्री का EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या होता है EEZ? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि ये कितना होता है, ये होता है लगभग 200 नॉटिकल माइल्स। कहाँ से? हमारी सी कोस्ट से। तो सी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो क्या है, वो हमारा एरिया है। वहां जो भी प्रोडक्शन होगा, भले ही किसी ने किया हो, वहां जो भी प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा, वो वहां जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी वो किसकी जीडीपी में काउंट होंगी, वो हमारी जीडीपी में काउंट होंगी, ठीक है। फिर क्या आता है, दूसरा एग्रीगेट क्या है? दूसरा एग्रीगेट है GNP, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग होता है, EEZ अलग होता है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये बताता है कि किसने प्रोड्यूस किया, ठीक है। जीडीपी क्या बता रहा है? कहाँ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जीडीपी क्या बता रहा है? जीडीपी बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जो भी वो है वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ, वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ। एक सेकेंड, ओके, ये बताता है कहाँ। सो जीडीपी, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जो भी आपका जीडीपी है उसमें हम क्या एडजस्ट करते हैं? NFIA। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या हो रहा है, बाहर बहुत सारे, देखो दो चीजें हैं, बहुत सारे विदेशी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं और बहुत सारे इंडियंस हैं जो देश के बाहर जाके काम कर रहे हैं। अब ये जो विदेशी इंडिया में काम कर रहे हैं, ये काम तो यहाँ कर रहे हैं,
तो ये अपना कुछ पैसा अपने घर भिजवा रहे होंगे, ठीक है। ये जो इंडियंस हैं जो दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं, जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपना पैसा कमा रहे होंगे और कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर भेज रहे होंगे। फैक्टर इनकम 4 तरीके की हो सकती है, दैट इज WIPR। WIPR यानी कि वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ठीक है। WIPR मींस वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। वेज लेबर को मिलता है। व्हाट इज लेबर? सर प्लीज इसे डेली वेज लेबर वाला उससे मिसकंसेप्ट मत करिए। यहाँ वेज का मतलब है किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन, और लेबर का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब होता है ह्यूमन एफर्ट। बाकी बाहर जो भी होता है वो बनाते रहिए, लेकिन आइडियली जो है दैट इज ह्यूमन एफर्ट। लेबर का मतलब होता है ह्यूमन एफर्ट। सो वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। कुछ लोग यहाँ से इंडिया में वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट कमा रहे होंगे, एक हिस्सा खुद रख रहे होंगे, एक अपने घर भेज रहे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट के फॉर्मेट में पैसा कमा रहे हैं। कुछ हिस्सा वो वहां अपने पास रखते होंगे, कुछ पैसा वो यहाँ भेजते होंगे। तो GDP क्या बताता है, कहाँ पर हुआ। अब ये कोई भी कर सकता है, ये फॉरेनर, मतलब ये जो फॉरेनर ये कमा रहा है इंडिया के अंदर, ये किस में काउंट होगा, ये काउंट GDP किसकी GDP में काउंट होगा, हमारी GDP में होगा, क्योंकि इंडिया में कमा रहा है। लेकिन ये GNP में किसके काउंट होगा, ये इसके होम कंट्री में की GNP में काउंट होगा। ऐसे ही इंडियंस, मान लो कोई सऊदी में है, ठीक है, इंडियन जो है सऊदी में काम कर रहे हैं, तो जो इंडियन सऊदी में काम कर रहे हैं उनकी जो कमाई होगी वो किसकी GDP में काउंट होगी, वो सऊदी की GDP में काउंट होगी। लेकिन वो किसकी GNP में काउंट होगी, वो हमारी GNP में काउंट होगी। फाइन, ठीक है। What is WIPR? Wages, interest, profit, rent. NFIA referring to remittances, not just remittances. Remittances सिर्फ wages से निकल के आ रहा है। Remittances is a part of factor income. ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सो GDP क्या तय करता है, GDP ये बता रहा है कि कहां पर प्रोड्यूस हुआ, GNP ये बता रहा है किसने प्रोड्यूस किया, नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब दूसरा कंसेप्ट जो यहां पर है वो है NDP और NNP। ये वही चीज है, लेकिन फर्क क्या है, एक ग्रॉस वैल्यू है, एक नेट वैल्यू है। एक क्या है, एक ग्रॉस वैल्यू है और एक नेट वैल्यू है। सिंपली याद रखिएगा, ग्रॉस इज इक्वल्स टू और हाँ नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो अगर मुझे नेट निकालना होगा तो मैं डेप्रिसिएशन ग्रॉस में से माइनस कर दूंगा, यानी कि चाहे मुझे GDP निकालना, चाहे मुझे NDP निकालना हो, चाहे मुझे NNP निकालना हो। NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन, NNP इज इक्वल्स टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मशीनों की गिसावट, मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस चार्जेस। नहीं So it is Sir, a question क्या था, sir? amount or period of time in which a material or something is used and it is deprived. Sir, recession plus है deflation. Any asset value? सर क्वेश्चन फिर से बोलेंगे सर। रिसेशन नहीं पूछ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ। सर डेप्रिसिएशन मतलब है कि जो वेयर एंड टियर जो उसका लॉस होता है। हाँ, मतलब ये सर्विस चार्जेस कह रहा था, यूजेज नहीं, वो तो आप यूज कर रहे हो उसको। बेसिकली लॉस इन वैल्यू, Gradual reduction in the yes, value there is a of loss in value assets. because of wear and tear losses. मतलब डेप्रिसिएशन, यस, उसमें सर्विस चार्ज और वो सब नहीं आएगा। आपने कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज यूज किया तो उसकी लॉस, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी आई होगी, आपने उसको यूज किया होगा, उसमें कुछ ना कुछ जो वैल्यू आपने यूज की वो उसमें कम हो जाती है, ठीक है। सो उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। तो नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ग्रॉस वैल्यू में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहां से क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आता है NDP यानी कि GDP माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज, और डेप्रिसिएशन को हम क्या और कहेंगे, डेप्रिसिएशन को हम कहेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज आल्सो, थोड़ा सा एडवांस अगर मैं कहूं, थोड़ा सा डेफिनेशन को और एनहांस करेंगे।
सो इट इज नॉट जस्ट वियर एंड टियर लॉसेस, वियर एंड टियर लॉसेस स्कूल लेवल तक ठीक था, यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब ये जो जितने कहना चाहिए कि आपके एग्रीगेट्स हैं, ये जो आपके जितने एग्रीगेट्स हैं, इसमें दो चीजें और आपको समझनी होंगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। पहला क्या है कि ये एक होता है कॉस्ट, एक होता है प्राइस। कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोवाइडिंग सर्विस। ठीक है, कॉस्ट यानी कि जो भी किसी चीज को बनाने में, यानी कि इसको ऐसे समझो, ये क्या है सर, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, ये मार्केट है। तो अब रॉ मटेरियल क्या हुआ, रॉ मटेरियल यहां से गया, यहां उसका प्रोसेसिंग हुआ और यहां पे आपको फिनिश्ड गुड मिला। तो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के एग्जिट गेट तक लाने में जो भी खर्चा हुआ, हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री से फैक्टर कॉस्ट, यानी कि उस रॉ मटेरियल को यहाँ पे हमने प्रोसेस किया, एक फिनिश्ड गुड बनाया, इस फिनिश्ड गुड को क्या हमने किया, हमने यहाँ पर पहुंचा दिया, कहाँ, फैक्ट्री के एग्जिट गेट तक। वहां तक पहुंचाने में जो भी खर्चा आया, हमने उसको क्या कहा, हमने उसको कहा फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्ट्री के गेट से लेके ये मार्केट में जाएगा, मार्केट में रखा रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई इसे खरीदेगा, यानी कि बायर होगा, और वो जो पे करेगा उसे हमने कहा मार्केट प्राइस। ठीक, यहां पर दो चीजें एक्ट कर गई इस पे, पहला है टैक्सेस, दूसरा है यहां पर इस रास्ते पे, दूसरा इस पे सब्सिडीज भी आ सकती हैं। ठीक है, टैक्सेस भी आ सकते हैं और सब्सिडीज भी आ सकती हैं। तो हमने क्या करा, हम बोलेंगे सर हम ये सब्सिडीज और इन सबको एडजस्ट करेंगे, और हमारे पास हर चीज का दो एग्रीगेट होंगे, दो उसकी वैल्यूज होंगी। एक होगा हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एक होगा हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही हमारा जीएनपी एट फैक्टर मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ऐसे ही हमारा होगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू में फर्क होगा, और फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, इज इक्वल्स टू मार्केट, सॉरी इसको ऐसे ले लो, मार्केट प्राइस क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, मार्केट प्राइस होगा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज जो सरकार छूट दे रही है, सब्सिडीज वो जो छूट सरकार दे रही है, हम कहेंगे प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो दैट इज मार्केट प्राइस, दैट इज मार्केट प्राइस। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर ये मुझे एनएनपी नहीं समझ में आया सर। क्या समझ में नहीं आया? सर एनएनपी और इसमें डिफरेंस क्या है, जीएनपी और एनडीपी में? जीएनपी, एनडीपी और जीडीपी तो समझ में आ गया, लेकिन एनएनपी विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबाउ थ्री वो समझ नहीं आया सर। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक, यस सर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा डोमेस्टिक इज इक्वल्स टू नेशनल प्लस माइनस एनएफआईए। नहीं आया समझ में? यस सर, ये भी आ गया सर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया दैट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस, आप एक साथ ले लेते हैं हम इनको, जब एक साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को एडजस्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनआईटी का मतलब प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक, ओके सर। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, एनएनपी कहाँ आएगा? एनएनपी देखें सर,
सिंपल है सर, जीडीपी को मुझे अगर एनएनपी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जीडीपी है, तो मुझे ग्रॉस को नेशनल में कन्वर्ट करना होगा, तो जीडीपी में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ग्रॉस को नेट में करने के लिए डेप्रिसिएशन एडजस्ट करूंगा। फिर मुझे क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं एनएफआई एडजस्ट करूंगा, सिंपल। ओके सर। वो तो वैल्यूज है ना, ग्रॉस है, वो नेट है। अगर तुम्हें जीएनपी समझ में आ गया, उसमें एडजस्ट कर दो डेप्रिसिएशन, तो एनएनपी हो जाता है। ओके सर। सर मतलब मैं पूछ रहा था कि डेफिनेशन वाइज, मतलब कैलकुलेशन तो ओके, डेफिनेशन बना लो, ओके। बनाओ, इसी से बनाओ, अभी बनाओ सामने। What is GNP? GNP is the value of all the goods and services produced by the normal residents of the country in a given accounting year. Yes sir. And when you adjust consumption of fixed capital into that, it becomes net national product. ओके सर। यस। मतलब सर एनएनपी हो गया, जीएनपी मतलब जीडीपी प्लस एनएफआई माइनस डिप्रिसिएशन। ओके सर, समझ में आ गया सर, थैंक यू। ठीक, अच्छा अब ना, अब सर हमारे पास कितने कितने एग्रीगेट्स हो गए, कितने पैरामीटर्स हो गए, कितने हमारे पास वैल्यूज आ गई सर? हमारे पास आ गई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फिर आ गया हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर आ गया हमारे पास जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फिर आ गया हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब आ गया हमारे पास, इधर देख लो तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा, फिर आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस होगा, देन आपके पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब 8 वैल्यूज निकल के आती है, हर साल ये 8 वैल्यूज कैलकुलेट होती है, लेकिन आपसे जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज नेशनल इनकम, दिस इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो भी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू होगी, जो भी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू होगी, वही आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू होगी। ठीक, ओके। सो यहां से आप इसको हम ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट इज आउटपुट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने एनएफआई एडजस्ट किया, तो हमें क्या मिल गया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास जीडीपी की वैल्यू है, मतलब हमने कितना डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने एनएफआईए को एडजस्ट कर दिया, एनएफआईए को एडजस्ट कर दिया तो हमने क्या एडजस्ट किया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमें क्या मिल गया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस से हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। जीएनपी एट मार्केट प्राइस से हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिल गया, ठीक है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, सॉरी, एक्चुअली जीडीपी आएगा, ये एनडीपी नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन क्रॉस में से नेट, ठीक है, डेप्रिसिएशन नेट आ गया, इसमें से डेप्रिसिएशन पर माइनस कर देंगे। ये कुछ बेटा ये एक सेकंड गलत है। सो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, लेट इट बी, सॉरी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इस एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से हमने क्या किया, एनएफआईए, ये नहीं आएगा, एनएफआईए को एडजस्ट कर दिया, एनएफआईए को एडजस्ट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फाइन, ठीक है। और इसमें मार्केट प्राइस में हमने क्या किया, आपका ये एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट किया तो हमें क्या मिल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज योर नेशनल इनकम। अदर रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मींस जो हमने रिसीव की एज एन इंडिविजुअल, एज अ हाउस होल्ड, जो हमने रिसीव की, द इनकम दैट वी हैव रिसीव्ड एज अ हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, वो क्या हो जाएगा, वो पर्सनल इनकम हो जाएगी। उस पर्सनल इनकम में से जब आप डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, उस पर्सनल इनकम में से जब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम विच इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, विच इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन प्राइवेट इनकम विच इज अर्न बाय द प्राइवेट सेक्टर। पर कैपिटा इनकम मींस नेशनल इनकम बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी कि जो आपकी सिंपल पर कैपिटा इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको पर कैपिटा इनकम मिलेगी। यस, क्वेश्चंस? सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि नेशनल इनकम में जो है कि वो फैक्टर कॉस्ट है सर,
तो हम लोग फैक्टर कॉस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में तो सिर्फ वो 4 फैक्टर्स ही आते हैं, लेकिन सर वो तो एक इंटरमीडिएट गुड्स की तरह हो गया ना, मतलब हमें तो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए ना सर, तो वो मार्केट प्राइस होना चाहिए ना सर। वो न्यू जीडीपी सीरीज में मार्केट प्राइस ही हम जीडीपी और मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं भी आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ये आप नेशनल इनकम की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मार्केट प्राइसेस क्यों नहीं करेंगे बताइए? यही तो नहीं समझ में वो घटते बढ़ते रहते हैं ना सॉरी, सर, वो घटते बढ़ते रहते हैं। वोलेटिलिटी। वोलेटाइल होते हैं, इन्फ्लेशन। अभी मुझे मार्केट प्राइस बढ़ाना है और मैं इन्फ्लेशन इंड्यूस कर दूं तो मेरा मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। टैक्सेस बढ़ा दूंगा तो मेरा मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। लीव इन्फ्लेशन, मैं टैक्सेस एडजस्ट कर दूंगा तो मेरा मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। जी भाई गवर्नमेंट अगर आज के टाइम पे टैक्सेस बढ़ा देगी तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? यस सर, फिर बढ़ जाए। फिर वो रियल रियल पिक्चर दिखेगी नहीं सर, फेक। यस। एनी अदर क्वेश्चन? 2-3 लोग हाथ उठा रहे थे, तो पहले क्वेश्चन सर, क्लियर। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट यानी कि वो एक्सपेंडिचर या वो कॉस्ट जो इनकर होता है किसी भी गुड के मैन्युफैक्चर में, मींस व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक अ रॉ मटेरियल अवेलेबल फ्रॉम एट द गेट ऑफ द फैक्ट्री। तो जब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है फैक्ट्री के गेट पर, उसमें जो खर्चा लगा, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर को फैक्ट्री से याद रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? इससे रिलेटेड आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं जीडीपी क्या होता है, वो पूछ सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम, वो पूछ सकते हैं एनएफआईए क्या होता है। तो देयर कैन बी मल्टीपल क्वेश्चंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सर, नेट रेशियो मतलब? नेट मतलब नेट रेशियो? सर, वो आपने नेट नेट उसमें अभी तो बताया बेटा, नेट डेप्रिसिएशन एडजस्ट करोगे तो नेट हो जाएगा, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडजस्ट करोगे तो नेट हो जाएगा। ओके सर। ओके ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि एक इकोनॉमी जो है, मोस्टली हम उसको 4 सेक्टर मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, और आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ सब चीज इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओपन इकोनॉमी, ओपन 2 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन इकोनॉमिक सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब जहां बाकी देशों के साथ जो हमारा लेन देन है वो जारी है। इट इज मींस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन होता है। तो हम एक ऐसे सिनेरियो की बात करेंगे जहां पे एक ओपन इकोनॉमी के अंदर पैसा कैसे फ्लो करता है, हाउ मनी फ्लोज, हाउ इनकम फ्लोज। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं। सबसे पहले है कि इकोनॉमिक सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स इकोनॉमी के अंदर है। सबसे पहले है हाउस होल्ड। सबसे पहले कौन से हैं? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में क्या है? आप हम जैसे लोग, सारे लोग जो हैं जो कि कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विस। ठीक है, हम लोग मतलब हाउस होल्ड का मतलब घरेलू लोग। ठीक है, फर्म्स कौन है? फर्म्स वो हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं, किसका प्रोडक्शन कर रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। सरकार तीसरा सेक्टर कौन सा है? तीसरा सेक्टर है सरकार। चौथा सेक्टर है फॉरेन सेक्टर, यानी कि जिनके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा फैक्टर इनकम आ जा रहा है। और फिर एक 4 सेक्टर मॉडल में इन सबको जो कनेक्ट करता है वो है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि ये सारे प्रोसेस को वो कर रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं यार, ये एक सेकेंड। ओके, अब क्या हुआ? ये क्या है? ये हमारा हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? इट ओन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये जो है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनके पास जमीन भी है, ये लेबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? ये हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। किसे?
ठीक है, फर्म्स को, जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके बदले इनसे क्या जा रहा है, इनसे यहाँ से जा रहा है जो भी फैक्टर पेमेंट्स हैं, यानी कि वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट जो है वो यहाँ पे भी जा रहा है। ये इनको कुछ ना कुछ दे रहा है, ये इनको वो दे रहे हैं। दूसरा, इधर ये क्या दे रहे हैं वापस, कौन, फर्म्स हमें क्या दे रहे हैं, फर्म्स हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बदले हम उन्हें पैसे दे रहे हैं। ठीक, फिर क्या हो रहा है, तीसरा सेक्टर कौन है, गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को हम क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट को हम टैक्सेस दे रहे हैं, उसके बदले गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, गवर्नमेंट हमें पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, सड़क बना के दे रही है, बिजली, ये सारी सुविधाएं जो सरकार हमें दे रही है, उसके बदले हम सरकार को क्या दे रहे हैं, हम सरकार को अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, यानी कि वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले सरकार हमें क्या दे रही है, सरकार भी हमें वेजेस दे रही है, सैलरी दे रही है। सरकार अगर आपकी प्रीमाइस रेंट पे ले रही है तो भी दे रही है। सरकार अगर आपसे पैसा उधार ले रही है तो आपको इंटरेस्ट दे रही है। सरकार के उसमें आप इन्वेस्ट करो तो आपको प्रॉफिट दे रही है। उसके बदले आप सरकार को क्या दे रहे हैं, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। सरकार आपको क्या दे रही है, सरकार उसके बदले आपको पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। ठीक, फिर क्या हो रहा है, फिर ये जो सारे, इसको मैं इधर से समझा, इसको मैं अपने, रुक जाओ, ये डायग्राम के लिए तो इजी बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे वरना। सो एक है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है, दूसरा है हमारा लेट्स से गवर्नमेंट, तीसरा है हमारा आप कह सकते हो फॉरेन सेक्टर, नहीं, फर्म्स, ठीक है। यहाँ पर है आपका फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इन सब के साथ इंटरैक्ट करेगा आपका ROW यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फर्म्स हमें क्या दे रहे हैं, फर्म्स हमें दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बदले हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, तो इनके साथ एक हमारा इंटरेक्शन चल रहा है। सरकार को भी हम क्या दे रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, और इन पे जो हम जो हमारा पार्ट फर्म्स को जा रहा है, हाउस होल्ड का पार्ट जो फर्म को जा रहा है, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर हमारे ऊपर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो सारी चीजें आपको जो भी सरकार की तरफ से मिल रही वो है। इसके बदले आप सरकार को क्या दे रहे हैं, आप भी सरकार को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बदले पैसा जो दे रही है सरकार आपको वो अलग है। ठीक है, फर्म्स क्या कर रहे हैं, फर्म्स भी जो है गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इसके बदले और गवर्नमेंट इनको क्या दे रही है, इनको गवर्नमेंट जो है वो इनको भी गवर्नमेंट जो है इसके बदले वो दे रही है, क्या कहते हैं, पब्लिक गुड्स दे रही है। पब्लिक, इनको भी एक्सेस है, इनके फर्म्स के ट्रक भी उन्हीं रोड्स पे चल रहे हैं, आपकी प्राइवेट कार भी उन्हीं, तो ये दोनों के लिए है। ठीक है, अगर ये तो हुआ गुड्स का मूवमेंट, मटेरियल, लेकिन जब आप मनी मूवमेंट की बात करते हैं, जब आप किसकी बात करते हैं, जब आप मूवमेंट ऑफ मनी की बात करते हैं कि पैसा कहां से कहां मूव हो रहा है, हाउस होल्ड से कहां जा रहा है, कंजम फर्म्स तक क्या जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड से फर्म तक क्या जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड से गवर्नमेंट तक क्या जा रहा है, टैक्सेस। हाउस होल्ड से गवर्नमेंट तक क्या जा रहा है, टैक्सेस। ठीक है, फर्म्स से गवर्नमेंट तक क्या जा रहा है, फर्म से गवर्नमेंट तक भी टैक्सेस जा रहे हैं, फर्म से गवर्नमेंट तक भी टैक्सेस जा रहे हैं। ठीक है, अब और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ तो आपका वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या हो रहा है, ये मनी मूव कर रहा है। इधर से इधर क्या जा रहा है, इधर से इधर पैसा कौन से फॉर्मेट में जा रहा है, इधर से इधर पैसा जा रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ फैक्टर इनकम, यानी कि आपका वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। इधर से इधर भी पैसा किस फॉर्मेट में जा रहा है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट के फॉर्मेट में जा रहा है, फर्म्स भी हमसे ले रहे हैं। दिस इज हाउ मनी मूव्स। तो ये पूरा, और ये इन सब को का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो कोऑर्डिनेट करता है फाइनेंशियल सेक्टर। कैसे, ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर में आपके बैंक्स, एनबीएफसी सब आ गए, बैंक्स आ गई, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, तो बैंक्स और एनबीएफसीज आ जाते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, हाउस होल्ड अपनी सेविंग कहां भेज रहा है, बैंकिंग सेक्टर में या एनबीएफसीज में, और ये क्या कर रहे हैं, ये फर्म्स को या गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, लोन। सिंपल। तो आपकी सेविंग्स कहां जा रही है, आपकी सेविंग्स सारी जा रही है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में,
ठीक है। और फाइनेंशियल सेक्टर क्या कर रहा है? फाइनेंशियल सेक्टर आपकी सेविंग्स को आगे इन द फॉर्म ऑफ लोन जो है वो मोबिलाइज कर रहा है। इसमें आपका शेयर मार्केट भी आ गया, इसमें आपकी सारी चीजें आ गई। ठीक है। सेविंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ये शेयर, अगर ये सिक्योरिटीज मार्केट के थ्रू आ रहा है, विल नॉट फॉल इनटू दिस। सिंपली आपकी सेविंग्स कहाँ जा रही है? आपकी सेविंग्स जा रही है फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर से इन द फॉर्म ऑफ लोन्स कहाँ जा रहा है? फॉर्म, जिससे क्या कर रहे हैं, और ये जो इस पे खर्चा कर रहे हैं, जो खर्चा, अच्छा हर कोई ना कुछ खर्चा कर रहा है, तो जो खर्चा हाउस होल्ड कर रहा है उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसको हमने क्या कहा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो खर्चा फर्म्स कर रही हैं उसको हमने कहा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, सारी चीजों पे कर रही है, रेलवे चला रही है, सड़कें बना रही है, बिजली दे रही है, पानी दे रही है, फ्री का राशन दे रही है, सब कुछ कर रही है। इससे क्या मिल रहा है? ये हो रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जो फॉरेन सेक्टर है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसके साथ क्या हो रहा है? इसके साथ हो रहा है हमारे दो रिलेशन। एक तो हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, एक हमारा एक्सपोर्ट का रिलेशन है और एक हमारा इंपोर्ट का रिलेशन है। अगर मैं कहूं पूरी इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज टोटल डिमांड और एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, आई विल से C प्लस I प्लस X, सॉरी C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, M स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है? मनी, यानी कि पैसा कहाँ आ रहा है? कंट्री के अंदर आ रहा है। इंपोर्ट को माइनस क्यों किया? क्योंकि इंपोर्ट से क्या हो रहा है? जो मनी है वो क्या हो रहा है? कंट्री से बाहर जा रहा है। तो एक्सपोर्ट के पैसे को क्या किया? एक्सपोर्ट के पैसे को कंट्री के अंदर ऐड करेंगे। गुड्स भले ही बाहर जा रहा है, लेकिन फ्लो ऑफ मनी क्या है? फ्लो ऑफ मनी कंट्री के अंदर आ रहा है। इंपोर्ट से क्या रहा है? गुड्स तो कंट्री के अंदर आ रहा है, लेकिन उससे जो फ्लो ऑफ मनी है वो कंट्री से बाहर जा रहा है। दिस इज व्हाट योर टोटल डिमांड मींस, एंड दिस इज व्हाट दिस अकाउंटिंग आइडेंटिटी, या अगर आप इसको मैं यहाँ पे देखूं तो ये है आपका टोटल एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। यही है आपकी जीडीपी। जब आप बात करोगे कि कैसे आपने इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ, डिपेंड करता है इकोनॉमी के अंदर कितना एक्सपेंडिचर हुआ। जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो यही है, C plus I plus G plus X minus M. Y is your national income, so national income is equals to C plus I plus G, यानी कि consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus export minus import. ठीक। इसमें क्या है? इसमें लीकेजेस हैं। लीकेजेस, सेविंग्स, द पार्ट ऑफ सेविंग सेव्ड, सेविंग्स कौन सी? वो सेविंग नहीं जो बैंकिंग लेवल पे गई, और बैंक में गई हुई सेविंग तो ठीक है, लेकिन जो सेविंग आपने कैश के फॉर्मेट पे अपने घर में रख ली वो लीकेज है, वो क्योंकि वो सिस्टम में नहीं है। टैक्सेस, वो गवर्नमेंट को तो जा रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट लीकेज इस फॉर्मेट में कि वो मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। इंपोर्ट्स, जिस पैसा देश से बाहर जा रहा है, ये पैसा क्या हो रहा है? ये देश से बाहर जा रहा है। ठीक। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? सर ये लीकेजेस में टैक्सेस वाला थोड़ा नहीं समझ। तो टैक्स मेरी इनकम के लिए तो लीकेज है ना, क्या वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट है? क्या वो मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बन सकता है? सर नहीं आया समझ में। अरे मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बन सकता है? नहीं सर। फिर दैट इज द पार्ट विच इज नॉट अवेलेबल। लीकेजेस मतलब विच रिड्यूस द लेवल ऑफ इनकम। ओके सर। तो क्या मेरे टैक्स देने से मेरा लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा या मेरा लेवल ऑफ इनकम कम होगा? कम होगा। तो फिर वो लीकेज हुआ ना, मेरे लिए तो लीकेज है ना, क्योंकि वो मेरे लिए किसी डायरेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, जरूरी है आप जो पैसा टैक्स में दे रहे हो वो आपके काम आएगा? नहीं। या आपको पता है कि आप जो पैसा टैक्स में दे रहे हो वो कहाँ लग रहा है? नहीं। फिर तो मेरे लिए तो पैसा किसी वैल्यू का नहीं है ना। यस सर, राइट सर। ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन? Shall we proceed? Yes, sir. Okay. अब सवाल ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आपने
दो चीजें तो सीख ली सर, नेशनल इनकम नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, जीडीपी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, हम सरकार भी कहती है हम वी आर अबाउट टू टच द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला जो, तो वो $5 ट्रिलियन क्या, वही हमारी जीडीपी है। जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा तो नेशनल इनकम भी कैलकुलेट हो जाएगी कि हमने इतना प्रोडक्शन किया, हमारे देश में इतना प्रोडक्शन हुआ, इसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है। ठीक, अब सवाल ये है कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करें? क्या मैं सबके पास जाऊं कि भैया आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, हर किसी से पर्सनल इनकम का डेटा लूं, फिर उसके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का डेटा लूं, फिर मैं उससे उसके सारी चीजें करूं? तो प्रैक्टिकली हमें क्या करने की जरूरत है? तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मैंने अभी आपको समझा, ये है आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी मैंने आपको जो बताया C + I + D + X - M, ये क्या है? ये है आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। C क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज स्पेंडिंग बाय हाउसहोल्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देन G क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो सरकार खर्चा कर रही है। इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेंटरी, दैट इज ये फर्म्स करती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स X - M, ठीक है। सो यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जांपल देख लीजिए कितना किया सर, यहाँ पे किया 25,000, यहाँ पे करते करते आपने बोला सर ये 40,000 क्या है? ये हमारी जीडीपी है। दूसरा क्या है? दूसरा भी इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था, सिंपली दिस इज व्हाट, दिस इज WIPR, यानी कि वेजेस एंड वेजेस, यानी कि पेमेंट ऑफ लेबर, रेंट, जो भी पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा व्हाटएवर, इंटरेस्ट, यूज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर कमा रहा है, और मिक्स्ड ऑफ सेल्फ इनकम, यानी कि इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो कि गिग इकोनॉमी आज के टाइम पे बात होती है। कुछ वो इंटरेस्ट से कमा रहे हैं, कुछ वो कहीं, मगर बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 ही हैं। उससे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इससे हमें क्या मिलता है? लैंड से हमें क्या मिल रहा है? लैंड से हमें रेंट मिल रहा है। लेबर को क्या मिल रहा है? लेबर को वेजेस मिल रहे हैं। कैपिटल के अगेंस्ट क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। सो हमने क्या करेंगे? दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास जितनी भी फैक्टर इनकम है, हमारे पास जितनी भी फैक्टर इनकम है, उसको हमने क्या करना है? उनको हमने टोटल कर लेना है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। आपको सिर्फ ये याद रखना है। इधर आपको ये वाला याद हो गया होगा, ठीक है। इधर आपको वो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना, किसी ने पूछा था सर ये क्या है? WIPR, यानी कि वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट का टोटल क्या है? ये है आपका इनकम मेथड, ठीक है। ये आपका फैक्टर इनकम। तो वेजेस कितने दिए, रेंट कितना लिया, इंटरेस्ट कितना पे आउट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, मिक्स्ड इनकम कितनी हुई, इन सब का टोटल ले लोगे तो आपको नेशनल इनकम एट। लेकिन अब यहाँ देखो, ये मार्केट प्राइस, खर्चा किस पे करा? मार्केट खर्चा कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस पे करोगे ना। खर्चा करोगे तो क्या किस पे करोगे? एक्सपेंडिचर किस पे करोगे? मार्केट प्राइस पे करोगे। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको जीडीपी मिलेगा। किस पे मिलेगा? मार्केट प्राइस पे मिलेगा। यहाँ आपको जीडीपी किस पे मिलेगा? मार्केट प्राइस पे मिलेगा। इनकम मेथड क्या है? कहां से निकल रही है? फैक्टर इनकम है ना। तो यहाँ आपको जीडीपी क्या मिलेगा? नेशनल इनकम किस पे मिलेगा? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। यहाँ आपको नेशनल इनकम किस वैल्यू पे मिलेगा? क्या वैल्यू मिलेगी? फैक्टर, क्योंकि फैक्टर इनकम से आ रहा है। तो ये जो हम वो मार्केट प्राइस नहीं, ये क्या है? ये आपकी फैक्टर इनकम है। तीसरा आता है, तीसरा मेथड जो है, दैट इज योर वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम आउटपुट, जैसे कि अच्छा चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अब आप कहोगे सर इकोनॉमी के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 रुपए का हमने गेहूं उगाया है, 150 रुपए का हमने आटा प्रोड्यूस किया है, और 200 रुपए की हमने ब्रेड की है। तो आप कहोगे सर टोटल जीडीपी 100 + 150 + 200 450। नहीं, टोटल वैल्यू जीडीपी की 450 नहीं होगी। हम यहाँ करेंगे कि हम इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। तो 100 रुपीज का व्हीट रॉ मटेरियल है। अच्छा, 150 रुपए का आटा बनाने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए गेहूं कितने का लगा? 100 रुपए का। तो एक्चुअल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 50 रुपीज। एक्चुअल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 50 रुपीज। 200 रुपीज का ब्रेड मैन्युफैक्चर करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, बेक करने के लिए आपको कितने का आटा लगा? 150 रुपए का। तो एक्चुअल वैल्यू एडिशन कितना हुआ?
50 रुपए का। तो रॉ मटेरियल प्लस वैल्यू एडेड स्टेज 1 प्लस वैल्यू एडेड स्टेज 2 आप बोलोगे 200। ये क्या होता है, ये हमें बताता है दैट इज द सम ऑफ वैल्यू एडेड इन ईच स्टेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निगेट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें डबल काउंटिंग अवॉइड कर रहे हैं। डबल काउंटिंग कैसे हो गया, ये गेहूं के 100 रुपए यहाँ भी काउंट हो गया, गेहूं का 100 रुपए यहाँ भी काउंट हो गया, और ये यहाँ भी काउंट हो गया। ये तो नहीं हो सकता ना, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने ये डबल काउंटिंग, ये देखो यहाँ 100 रुपए यहाँ भी काउंट होगा, 100 रुपए यहाँ भी काउंट हो जाएगा। तो ये नहीं करेंगे हम, इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। सो वैल्यू एडेड मेथड में क्या करना होता है, वैल्यू एडेड मेथड में जो भी आपका वैल्यू एड हुआ है हर सेक्टर का, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने रॉ मटेरियल कितना दिया, ठीक है सर, रॉ मटेरियल उसने मान लो 1 लाख करोड़ रुपए का दिया। उस 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ रुपए का जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो गया, वो सी में चला गया, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चला गया। लेकिन 50,000 करोड़ रुपए वो इंडस्ट्री ने ले लिया। इंडस्ट्री ने उससे क्या किया, इंडस्ट्री ने उससे आटा बनाया, व्हीट, आपका बिस्किट बनाया, ब्रेड बनाया, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। तो अब और फिर उससे वो प्रोडक्ट हुआ, तो अब वो जो आटा है वो जो, तो हम क्या करेंगे, ये जो 50,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसको माइनस कर देंगे, किससे, इंडस्ट्री के आउटपुट से। अब हमें मिलेगी रियल पिक्चर। वरना सिंपल सी चीज है, जब आप फॉर एग्जांपल आप कार, टायर कंपनी है, अच्छा टायर कंपनी क्या कर रही है, टायर तो सर टायर बना रही है, कार से मुझे याद आ गया। अब ये जो टायर बना रही है, एक तो टायर कहाँ जा रहा है, एक टायर मार्केट में बिक रहा है, जबकि जब आपकी कार का टायर पुराना हो जाए तो आप टायर खरीद लें, तो एक तो वो रिटेल में जा रहा है। दूसरा टायर कंपनी किसको प्रोवाइड करा रही है, दूसरा टायर कंपनी प्रोवाइड करा रही है कार मैन्युफैक्चर को। तो अब टायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहेगा कि हमने 10 लाख टायर बनाए साल में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से आप ये बताइए कि आपने रिटेल में कितना दिया, आपने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कितना दिया। तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके इनपुट में आपका टायर गिना जाएगा, आपका टायर टोटल नहीं गिना जाएगा, आपका टायर सिर्फ वही टोटल गिना जाएगा जो कि रिटेल में गया, ठीक। इससे क्या होता है, इसमें 2-3 चीजें हमको इसमें ध्यान रखनी है। पहला, अवॉइड ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स मींस यूनिडायरेक्शनल पेमेंट। जैसे अगर अभी मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे उसके बदले सैलरी मिल रही है, आपने पैसा दिया उसके बदले आपको कुछ मिला। तो जनरली जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि एक हाथ दे एक हाथ ले वाला होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिनके बदले में किसी को कुछ नहीं मिलता, जैसे पेंशन। पेंशन के बदले सरकार को क्या सर्विस मिल रही है क्या, नहीं, सैलरी के बदले सर्विस मिल रही है, लेकिन पेंशन के बदले तो सर्विस नहीं मिल रही है। स्कॉलरशिप है, सरकार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रही है, लेकिन क्या सरकार को उसके बदले कोई सर्विस मिल रही है, नहीं मिल रही है। सब्सिडीज दे रही है, क्या सब्सिडीज के बदले में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये यूनिडायरेक्शनल पेमेंट हुए, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। ये ट्रांसफर पेमेंट्स यानी कि यूनिडायरेक्शनल पेमेंट्स, ये इंक्लूड नहीं होते हैं, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट, अभी मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएट गुड्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे ताकि डबल काउंटिंग ना हो, ठीक है। तीसरा, सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि हम सिर्फ वो करेंगे जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, फाइन। उसमें क्या हुआ है, उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। सेकेंड हैंड गुड्स में तो कोई एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हुआ है ना, उसमें तो सिर्फ ओनरशिप चेंज की, उसमें नया क्या हुआ, उसमें सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई, तो सेकेंड हैंड। और तीसरा, हम दो सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी कि फर्दर अगर वो एज अ रॉ मटेरियल या एज अ इंटरमीडिएट गुड यूज हो रहा है तो हम उसको यूज काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन जो वैल्यू एडेड मेथड है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है सर यहाँ पे ये वाली चीज, ठीक है। प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड में क्या ट्रैक करता है, वैल्यू एडेड ट्रैक करता है, यानी कि फोकस ऑन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट वैल्यू इज एडेड एट ईच स्टेट। इनकम मेथड क्या ट्रैक कर रहा है, वो फैक्टर इनकम को ट्रैक कर रहा है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रेट को ट्रैक कर रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड फाइनल स्पेंडिंग को कर रहा है, क्योंकि ये तो आपकी फाइनल स्पेंडिंग हुई ना, तभी तो हम इसमें क्या ट्रैक कर रहे हैं, फोकस ओनली ऑन फाइनल एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे मार्केट प्राइस लेके आते हैं। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? सर ये वाले पार्ट में तो न्यूमेरिकल भी आएंगे? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आता, इस पे कंसेप्चुअल पार्ट ही आता है। सॉरी, फॉर्मूला याद करना, ये GINP वाले। जी हाँ। तो सर जब ये हमारे मतलब हम इसको फॉर्मूले को याद करेंगे तो ये किस तरह से मतलब आएगा सवाल? जी,
सर मतलब भी किस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हमें इस फॉर्मूले को एक किस दो तरह बात तो यूपीएससी ने सीधे सीधे पूछे। मैं यूपीएससी की बात करूंगा तो उन्होंने सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ लिए। पिछले साल भी उन्होंने फॉर्मूले पूछे थे। मैं जब से इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ 10 साल हो गए, सबको मैं कहता हूँ फॉर्मूले से आप ये कभी मत सोचिए कि यहाँ अगर कुछ बताया जा रहा था वो आपको याद नहीं करना है या समझना नहीं है। यहाँ जो बताया जा रहा है सब पढ़ना है, एक्सक्लूजन नहीं है। अंडरस्टैंड, आप यूपीएससी के लिए रेडी हो रहे हो, एक्सक्लूजन आप किसी चीज को छोड़ ही नहीं सकते। अभी तो ये डिफ्लेटर और ये वाला कंसेप्ट खैर ये मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, सही हो जाएगा वरना। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर जैसे कि इनकम मेथड में आपने बताया कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आती है, ऐसे वैल्यू एडेड मेथड में किस कॉस्ट पे आती है अब जीडीपी? डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ले रही हैं। वैल्यू एडेड में हो सकता है मार्केट दोनों पे आएगी। एक्चुअली जो कैलकुलेशन एनएसओ कर रहा है ना, एनएसओ जो कैलकुलेशन कर रहा है वो सारे 8 की 8 चीजें वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, रियल कैलकुलेशन सारे लेवल पे हो रहा है। एंड सर एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट प्राइस मार्केट? हाँ वो मार्केट प्राइस है ना, क्योंकि आप खर्चा किस पे कर रहे हो? खर्चा तो आप मार्केट पे कर रहे हो ना। अब जब चीज खरीद रहे हो, एक्सपेंडिचर आप किस पे कर रहे हो? कॉस्ट पे थोड़ी कर रहे हो। रेमिटेंसेस के पीछे क्यों पड़े हुए? अभी तो मैंने रेमिटेंसेस वर्ड ही यूज नहीं किया। रेमिटेंस का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ इनकम जो बाहर के, जो एक देश में काम कर रहा है। मान लीजिए कोई इंडियन है, वो मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है, सऊदी दुबई में काम कर रहा है, वो बंदा वहां कुछ पैसा कमा रहा होगा, कुछ पैसा वो अपने पास रख रहा होगा, कुछ पैसा वो अपने घर में वापस भेज रहा है। तो जो अपना पैसा वो घर में वापस भेज रहा है वो रेमिटेंस है, वो ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, अभी इतना इतना कंफ्यूज मत हो, वो पैसा रेमिटेंस है। अभी मैंने उसका नाम भी नहीं, कहीं मेरे इस पूरे उसमें आपको रेमिटेंस वर्ड दिखा? नहीं दिखा ना। मैंने कहीं भी वर्ड रेमिटेंस यहाँ पर या इस स्लाइड में या इस स्लाइड में कहीं भी मैंने वर्ड रेमिटेंस यूज नहीं किया है। अभी रेमिटेंस पे मत जाइए जी। सर आपने एनएफआईए में बोला था ना कि जैसे जो हमारे मतलब फैक्टर इनकम। अच्छा ये बताओ, इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकता है ना। इंडिया का बंदा बाहर प्राइवेट लैंड भी खरीद सकता है, वहां से वो रेंट भी आ रहा होगा, तो वो उसका क्या, उसको आप वो थोड़ी कहोगे, वो तो उसकी फैक्टर इनकम हुई ना। या उसने अगर बाहर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से वो क्या उठा रहा है? रेमिटेंसेस इज अ पार्ट ऑफ वेज। मैंने यही कहा था जब उस टाइम पे रेमिटेंस किसी ने वर्ड यूज किया था, तो मैंने कहा था इट इज अ पार्ट ऑफ, लेकिन रेंट का पार्ट रेमिटेंस नहीं है ना। मेरे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मान लो दुबई में घर है, मैंने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है दुबई में, उससे जो मेरा मतलब है नहीं, लेकिन उस पर अगर जो पैसा आ रहा है तो वो रेमिटेंस थोड़ी हुआ मेरा, वो तो मेरा रेंट हुआ ना, वो मेरी फैक्टर इनकम हुई। या मैंने अगर किसी बाहर की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, वहां से जो मुझे पैसा आ रहा है वो रेमिटेंस नहीं है, वो मेरा प्रॉफिट है। इसलिए प्लीज ये कहीं रेमिटेंस वर्ड सुन लिया होगा तो इसको कंफ्यूज मत करिए। वो वेज का वो हिस्सा जो एक इंडिविजुअल घर पे भेज रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम एनएफआईए इंक्लूड कर रहे हैं तो हम सारे फैक्टर इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं। सर जो आईएफएस होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स, उनका भी एनएफआईए में इंक्लूड किया जाएगा? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? सर यही चीज समझा दीजिए। बेटा वो जो एम्बेसी है ना जहाँ पे वो काम कर रहा है, वो हमारी टेरिटरी है, वो जीडीपी में काउंट होगी। ओके सर। जो भी एम्बेसीज होती हैं, जो भी हाई कमीशंस होते हैं, वो हमारी टेरिटरी है। वो उसकी जो भी होगा वो जीडीपी में काउंट होगा। ओके सर, ठीक है। ओके, यस। क्वेश्चंस प्लीज। आपको स्टार्टिंग में भी कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि अगला कंसेप्ट थोड़ा सा हैवी है, कल फ्रेश माइंड चाहिए मुझे उसके लिए। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था। जी बताएं। सर जो मेरा अटेम्प्ट है वो 2027 में है और मैंने अभी तक इकोनॉमिक को शुरू नहीं किया, तो मुझे आरसीए के एग्जाम के लिए मतलब कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रिपेयर करने चाहिए? जो बेटा पढ़ा रहा हूँ अभी उतना ही पढ़ लो फिर तो। सर हाँ मतलब सर मतलब जी। जो ये टॉपिक है इनसे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें? बेटा ये मैं कैसे कह सकता हूँ इसमें से क्वेश्चन आएंगे? हम तो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये पता होता तो फिर क्या ही बात थी, फिर तो मैं तो क्वेश्चन बता रहा होता ना कि ये क्वेश्चन आएंगे।
वहीं तक क्यों पढ़ा रहा होता। सानी आप सिलेबस डिकोडिंग कर लीजिए क्वेश्चन पेपर से, वो इजी रहेगा। 10 टॉपिक्स आप निकाल लीजिए अलग से। ठीक है। हेलो हेलो सर जी एक सेकंड, पहले लाइबा फिर अजीम। I'll follow the sequence. Yes. सर जो मैं अभी पीवाईक्यू हल कर रहा हूँ सर यूपीएससी के, तो उसमें सर हर सब्जेक्ट में मतलब कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हमने पढ़े नहीं है या हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है, जैसे झीलें आ जाती हैं या हमारी इकोनॉमी में आ जाती, मतलब उसमें हिस्ट्री में आ जाते हैं कुछ ऐसे सवाल जो हमने पढ़े नहीं है। कोई कहाँ किस धर्म से संबंधित है, जो मतलब पुरा मतलब जो मंदिर हैं वो किससे संबंधित है, जैनिस्ट से है, बौद्ध से हैं, आ जाते हैं सर। जो रैंडम सवाल आ रहे हैं सर उनको सर कैसे करें, उन्हें छोड़ दें या सर उनको भी मतलब रखते रहें? ओके अच्छा देखिए, क्वेश्चन वाकई में आना और लगना कि हमें ये आता है, दैट इज दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हो ना कि सर जो बिल्कुल ही नहीं पता है तब तो अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कट ऑफ का आपको ध्यान है ना, कितने कट ऑफ जा रही है? कट ऑफ सर 89 या 89.12 है। 100 सेफ मान लूं? यस। अगर किसी का भी स्कोर 100 आ रहा है यूपीएससी में तो वो सेफ स्कोर है। ठीक है, तो अब मेरा मतलब मैं क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं एक बहुत बेसिक चीज बोलता हूँ, if you are scoring below 100 you are at risk, if you are scoring below 85 you are eliminated। ठीक है, okay, so now what you have to do is आपको वहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना, आपको अगर 40-50 क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं तो अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये बहुत आप ये बोलोगे वो अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है तो वो हटा दो, छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नेगेटिव, क्योंकि 75% चांस है कि वो गलत होगा, सिर्फ 25% चांस है कि वो सही होगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर आपको लग रहा है कि आप जब फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है यार 50-50 क्वेश्चन की रेंज में आ गए हम, तो अननेसेसरी ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एवरेज आप ये मान के चलिए अगर आप 20 क्वेश्चन भी छोड़ रहे हैं, 80 क्वेश्चन में आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है, यानी कि आपका करेक्ट एरर जो है वो कम हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए यू आर इन अ गुड स्पेस। ये बहुत इंस्टेंट डिसीजन, यही तो एग्जाम का वो है ना, जो एग्जाम टफ है वो इसीलिए टफ है कि वहां पे आपको डिसीजन में मैंने फिर कहा, मैं किसी को स्ट्रैटेजी ये नहीं बता सकता कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन तो सारे, अगर आप, और मैं ये भी कह रहा हूँ किसी को अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 के 100 अटेम्प्ट करके आते हैं। ओके सर लेकिन हाँ बताइए सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अभी तो मैं मतलब दे नहीं रहा हूँ, मतलब उसमें अभी जामिया का एग्जाम देना है सिर्फ, तो उसमें सर उसको पढ़ना चाहिए, मतलब उसको याद रखना चाहिए, मतलब इतने फैक्ट कहाँ से याद करें सर, केवल कॉन्सेप्ट को ही केवल रिवीजन करें? यार अगर फैक्ट याद नहीं कर सकते तो एग्जाम खतरनाक हो जाएगा तुम्हारे लिए। What is an ideal UPSC aspirant? A UPSC aspirant has to look like a living library. Living library समझते हो? सर हम पढ़ने की हमारी हैबिट नहीं है सर, हमारी लिखने की हैबिट नहीं है, हमसे इतने फैक्ट याद नहीं होंगे सर, ये सब मत करिए, फिर ये एग्जाम आपके लिए बहुत मुश्किल है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, कहाँ से याद करेंगे, याद करना पड़ेगा, यही इस एग्जाम की डिमांड है, इसलिए एग्जाम टफ है। आप मुझसे अच्छी बातें सुनना चाह रहे हैं तो शायद कम सुनने को मिलेंगे कि अरे सर ने कह दिया, नहीं सर, आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है 6000 वर्ड 8000 वर्ड पर डे लिखने की तो मेंस कैसे लिखोगे ये बताओ? उसके लिए कंटेंट कहां से आएगा? आप सोचो ना, आपको 3 घंटे मेंस का पेपर लिखना है दिन में 2 बार, 6 घंटे सिर्फ लिखना है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं या जो अगर इनमें से सर वगैरह होंगे जिन मेंस लिखा है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, शाम को ऐसा लगता है जब दूसरा पेपर देके निकलते हैं कि हाथ है ही नहीं जिस्म में। ये है उसकी फिजिकल हार्डशिप। आप ये बोलो सर इतना फैक्ट, ये कोई एक्सक्यूज नहीं, यार मेरे आगे प्लीज ये वाली चीज कोई मत कहिए कि हम पढ़ नहीं सकते, हम इतना लिख नहीं सकते, तो फिर आप करेंगे कैसे? 6 घंटे 8000 वर्ड लिखने का कंटेंट कहां से लेके आओगे एक दिन में? और ऐसा 2 बार करना है, मॉर्निंग इवनिंग। फर्स्ट वीकेंड होगा, फ्राइडे को पेपर होगा, एक पेपर होगा, सेकेंड सैटरडे को सुबह शाम।
संडे को सुबह शाम, फिर अगले वीकेंड पे पेपर होगा, फिर वो सुबह शाम, फिर उसके अगले दिन पेपर होगा, ऑप्शनल सुबह होगा, फिर शाम में होगा। कैसे? ये है स्ट्रेस। दिस इज नॉट अ वन डे एग्जाम जहाँ थोड़े से फैक्ट्स याद करके या किसी ने सिर्फ इतना कह दिया कि कंसेप्ट याद करके बात बन जाएगी। नहीं सर, अगर आप लिविंग लाइब्रेरी बनने की कुव्वत रखते हैं, इस एग्जाम में आइए। सर एक सवाल पूछूं सर? प्लीज पूछिए। सर ये मतलब मेंस का जो पेपर में जो 9 डेज या मीन कितने डेज होते हैं मतलब, तो सर ये कंटिन्यूअस 9 डेज या 10 डेज होते हैं या 9 डेज कहाँ होते हैं? 5 डेज होते हैं सिर्फ। 5 डेज? मतलब 5 डेज में हमें 13 सब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं और प्लस ऑप्शनल भी। 13 कहाँ पेपर है बेटा? 9 पेपर 5 दिन में होते हैं। ओके ठीक है, पहला पेपर ऐसे का बता तो रहा हूँ। फ्राइडे को ऐसे का पेपर होगा, सैटरडे को मॉर्निंग में GS1 होगा, शाम में GS2 होगा, संडे की मॉर्निंग GS3 होगा, संडे की शाम GS4 होगा, फिर एक हफ्ते का ब्रेक होगा, फिर उसके अगले वीकेंड यानी कि सैटरडे को इंग्लिश का पेपर होगा, उसके बाद लैंग्वेज मतलब पहले लैंग्वेज का पेपर होगा, फिर इंग्लिश का पेपर होगा, उसके अगले संडे को सुबह ऑप्शनल 1 होगा, शाम को ऑप्शनल 2 होगा। ये है स्ट्रेस। ओके सर। पहले जहनी तौर पे इतने मजबूत बन जाओ। अब फिर कह रहा हूं, सिर्फ कंसेप्ट याद, इसीलिए एग्जाम टफ है ना। आधे से ज्यादा आप में से कितने लोगों ने पहले अटेम्प्ट दिया है? एनीवन? एक आध अटेम्प्ट किसी ने दिया है पहले? 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट? कितने लोग इस बार अटेम्प्ट देने जाने वाले हैं? यस सर। ठीक, मैं एक भविष्यवाणी करूं अभी से। यस सर। जितने लोग GS1 में बैठे होंगे ना, उतने लोग CSAT में नहीं होंगे। CSAT में आपकी क्लास में 50% बच्चा भी नहीं बचेगा। अभी से कह रहा हूं, अभी एग्जाम को 18 दिन है, और जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिया होगा वो इस चीज से अग्री करेंगे। वो स्ट्रेस बहुत हैवी होता है। UPSC is an exam of mental toughness. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर UPSC चाहता क्या है? UPSC चाहता क्या है? जी। UPSC चाहता है कि वो ऐसे लोग उनको मिले जो मेंटली, फिजिकली नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट, इंड्योरेंस वाइज बेतहाशा टफ हो, और जिनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बुरी से बुरी कंडीशन में भी सही चल रही हो। मतलब उनको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, बल्कि उसको मेंटली मजबूत चाहिए। ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए होता तो सारी यूनिवर्सिटीज के टॉपर ले जाते ना उठा के, एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहे होते? जी। ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए होता तो DU जाते, JNU जाते, जामिया अलीगढ़, IITs जाते, बोलते अपने टॉपर्स हमें दे दो। ट्रेन तो उन्होंने वैसे भी करना है 2 साल ले जाके। आप कुछ भी करो, तो पढ़ा लिखा होना इज नॉट द एलिमेंट। वो चाहिए जहनी तौर पे पागल इंसान, वैसा पागल नहीं जिसके अंदर जुनून हो, जुनूनी इंसान, जिसको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता और उसको डिसीजन लेते आता हो। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है पीयूष कि आप प्रिपेयर्ड होगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। माय UPSC जर्नी। हाँ बेटा बताएं। जी, कोई सवाल पूछ रहा था अभी, इकोनॉमी का कुछ पूछ रहा था। सर हम ये बोल रहे थे कि आपने ना जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमें ना इकोनॉमिक्स वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, इकोनॉमी कुछ करना चाहिए। सर वो क्या आता है, एक बार प्लीज रिपीट कर दें। सॉरी, मतलब यूज करना चाहिए, आखिर में मैं सुन नहीं पाया। आपने बोलते ना कि ना हमें ना जैसे अब अगर आप कभी यूज करो वर्ड तो इकोनॉमी यूज करना, इकोनॉमिक्स मत करना, कुछ ऐसा कुछ बोला था आपने। जी। तो एक बार इससे रिपीट करें। वो एक बार रिपीट कर दो। इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि वो सब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन जो GS में UPSC ने सिलेबस में लिखा हुआ है वो इंडियन इकोनॉमी वर्ड है। We are talking about we have to understand the system, not the subject as a concept, subject as a theory. हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझना है। Are these mind maps sufficient to? No, you have to go a bit detail. देखो ये जो है ना माइंड मैप, ये टेक्निकली है मेरे लिए, ये आपके लिए नहीं। मुझे पढ़ाने के टाइम आपको समझाने में आसानियों सिर्फ ये इसलिए होते हैं। हाँ, आप में से जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनको ये बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा ये प्राइमरी रीडिंग कभी नहीं हो सकते।
कोई भी माइंड मैप जो है वो प्राइमरी रीडिंग नहीं हो सकता, किसी का भी बना हुआ हो। हाउ इज इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल? इट इज गुड श्योरली। अगर आपके पास एमए इकोनॉमिक्स है या आपने बीए इकोनॉमिक्स कर रखा है तो इट इज गुड। हिंदी में मिल जाएगा यार, बनाना पड़ेगा, मतलब टाइम लगेगा। Sir, can we continue the subject? Yeah, I know, but we have limited time. We will definitely start this tomorrow from. Actually, the concept that I need to tell next requires a fresh mind, so that's why I've stopped it in between. We'll do that tomorrow. Tomorrow we will have an extended session. Don't worry. आप मत करिए मेरी यूपीएससी जर्नी के लिए बेटा। अभी तो हमारे पास टाइम कम है, कभी और अभी आप लोग ये वाला एग्जाम दे दीजिए। मेरी यूपीएससी जर्नी तो मतलब अलग है, हटा दीजिए। कभी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सर आप जो है पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे क्या? सॉरी सर आप पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे? किसके? पीवाईक्यू के लिए अलग सेशन है, ठीक है, अलग सेशन है। आप देखो शेड्यूल में पीवाईक्यू के लिए एआर राजा आएंगे, रैंक 7। आप शेड्यूल नहीं देखते हो ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। टुमारो कल थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम मिल जाएगा तो दैट विल बी मैं सारी चीजें सर 9 बजे से शुरू कर देंगे हम। जी सर, जी सर। ओके ओके, थैंक्स। थैंक यू सर।